देखिए 2017 के यूपी पीसीएस में जो पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन आए थे वो कराएंगे हम लोग। हैं, देखो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को पारित किया गया। यानी जो भारतीय राज्य है उसमें यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ठीक, यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में फेडरल स्टेट कहा गया है, तो यहाँ से नहीं लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी नहीं लिया गया। ये जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम था उसके तहत भारतीय राज्यों की संकल्पना को लिया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, याद रखना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि भारत एक लोकतंत्रांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है। पहला है कथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये बात तो सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी बात सही है। लेकिन भारत का एक अपना संविधान है, ये तो नहीं कह सकते ना कि ये लोकतांत्रिक है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनका संविधान है लेकिन वहाँ पर राजा का शासन चलता है। हाँ, इससे कंफर्म नहीं है, ना ही भारतीय संविधान के लिए ना ही किसी और कंट्री के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? बातें दोनों सही हैं लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, आर की बात अपनी जगह पे सही है, ए की बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन कथन जो है, सॉरी, असर्शन या अभिकथन जो है रीजन से मेल नहीं खा रहा है, या फिर रीजन जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये दोनों बातें आपस में तो सही हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अगर डिपेंड होती तब एक्सप्लेनेशन आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता? आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कौन सी बात जो है जो 21 के दायरे में नहीं आती? पहला है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय अ डॉक्टर, ये करना होगा डॉक्टर को। दूसरा, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, इससे भी प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 21। ठीक है, फोटो नहीं सेट हो पा रही कहीं पे। ठीक, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी एक हिसाब से इससे भी प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल। यानी ये तीनों बातें जो हैं ये आर्टिकल 21 में आती हैं। लेकिन अगर कोई मृत्यु दंड देता है तो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। मृत्यु दंड के लिए कोई सजा नहीं है। ठीक है, मतलब आपके पास जो आर्टिकल 21 है ये इसमें मृत्यु दंड के दायरे में नहीं आता। मृत्यु दंड अगर दिया किसी ने तो वो आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आएगा, दूसरे दायरे में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा छोटा ही कर लिया जाए, दिक्कत ना हो। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन अगला आ जाता है। इसमें क्या है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? यानी जो भारत का संविधान है और जो इंडिया का संविधान है, या फिर जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल फीचर्स हैं, उसमें क्या बात सही एक दूसरे पे मैच करती है? मतलब ये बात उसमें भी है, अमेरिका के संविधान में भी और भारत के संविधान में भी। पहली, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये भारत के संविधान में है कि जो रेजिडुअल पावर है वो किस पे दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये भारत के लिए तो सही है, लेकिन अमेरिका में क्या है, जो स्टेट है उनको पावर दी गई है। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब होता है कि जो कानून संविधान में मेंशन नहीं है कि ये कौन बनाएगा, उस केस में अगर कोई कानून बनता है तो वो हमारे भारत में आएगा किसके अंतर्गत? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, संसद बनाएगी। जबकि अमेरिका में क्या है, ये जो स्टेट है वहाँ की वो अपने हिसाब से बनाएंगी। ठीक, तो अमेरिका में स्टेट के पास पावर है और इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये बात तो सही हो गई, लेकिन ये दोनों में मैच नहीं करती। अमेरिका में अलग है, भारत में अलग है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होंगी। दूसरी बात जो है ये अमेरिका के लिए सही है। ठीक,
पहली बात भारत के लिए सही है तो दूसरी बात अमेरिका के लिए सही है। अब तीसरी बात आओ, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होगी। हाँ, ये बातें दोनों में है, यानी अमेरिका के संविधान के में भी है और भारत के संविधान में भी है, यानी राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर होती है। तो ये तीसरा तो आएगा, बाकी तो हट जाएंगे। तो 1 हटेगा तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब चौथा देखो, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में तो है ये कि मनोनीत सदस्य लिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका वाले में नहीं है ऐसा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, केवल और केवल 3। समझ गए, केवल और केवल 3। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी, यानी अगर लोकसभा की अधिवेशन हो रहा है, बैठक हो रही है, तो मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए जिससे ये होगा कि लोकसभा की कार्रवाई होगी। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, जितने भी सदस्य हैं टोटल सदस्य का 1/10 अगर है तो कार्रवाई होगी, अधिवेशन माना जाएगा, चल रहा है। अगर उससे कम है तो नहीं माना जाएगा। क्या है इसमें, कहा कहीं दिया है 10वां बी ऑप्शन, सदन के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। 1/10 का मतलब है 10वां भाग। बाकी तो ये गलत है, सब ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, यानी एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ राज्यसभा के कितने मेंबर भेजे जाते हैं स्टेट से, ये है। पहला गुजरात की बात, गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है अपनी स्टेट से 11 लोगों को भेजता है, कहाँ पे, राज्यसभा में, अपर हाउस में, यानी ए का पहला आना चाहिए। जब ए का पहला आएगा तो बाकी सब तो कट जाएंगे, ए और डी बच जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक 12 लोगों को अपने स्टेट से भेजता है, तो बी का तीसरा आना चाहिए, बी का तीसरा आना चाहिए। ए का पहला हो गया, सॉरी ए का दूसरा आना चाहिए ना, देखो हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, ए का दूसरा है ना, ए का दूसरा है तो हमारे लिए पहला वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ए का दूसरा केवल एक ही में था ऑप्शन, तो आपका इसी मिल जाता सी, ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी। कर्नाटक 12 लोगों को भेजता है, ठीक है। केरल कितने लोगों को भेजता है, केरल 9 लोगों को भेजता है अपनी स्टेट से। और उड़ीसा, उड़ीसा कितना भेजता है, 10 लोगों को। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा सी। गुजरात 11 लोगों को भेजता है राज्यसभा के लिए, कर्नाटक 12 लोगों को भेजता है, केरल 9 लोगों को भेजता है, और उड़ीसा जो है ये 10 लोगों को भेजता है राज्यसभा के सीट। मतलब इसका मतलब है कि अगर गुजरात से कैंडिडेट चुने जा सकते हैं राज्यसभा के लिए तो कितने, 11, कर्नाटक से 12, केरल से 9, उड़ीसा से 10। बात आती है सबसे ज्यादा कहां से चुने जाते हैं, तो यूपी से, कितने, 31। अब सुनो अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर क्या है। प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जाता है, यानी प्रोटेम स्पीकर किसको चुना जाता है। तो ये याद रखना, जब नई लोकसभा बनती है, जब नई लोकसभा बनती है तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ सांसद होते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा बार सांसद बने होते हैं उनको बनाया जाता है। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति नहीं, जो सबसे ज़्यादा बार सांसद बन के पहुँचे वहाँ पे उनको बनाया जाएगा। सबसे ज़्यादा बार सांसद बन के पहुँचे उनको। एक आदमी 80 साल का है, एक आदमी जो है 80 साल का है, और एक आदमी जो है 50 साल का है, ठीक है। तो 80 साल वाला एक बार सांसद बना है और 50 साल वाला 2 बार बना है, तो इन दोनों में प्रोटेम कौन हो जाएगा, जो 50 साल का है, वरिष्ठ नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक। तो इसका मतलब समझ लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था। राज्यसभा सबसे पहले जो अपर हाउस बना था वो 1952 में बना था, सबसे पहले 1952 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। क्या नहीं है, सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग, ये बात सही है, ये है इनका विशेषाधिकार। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार,
द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल जो वहाँ पे हो रहा है उसका अधिकार है, ये बात भी सही है। फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस वाज विटनेस, यानी साक्षी के रूप में उपस्थिति की स्वतंत्रता नहीं है, ये बात नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है। बाकी ये तीसरा भी सही है, चौथा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहली बात, पहला पॉइंट, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ये बात सही है। राज्यपाल के पास इसकी पावर नहीं है। क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये बात तो सही है, इसने पूछा है कौन सही है, तो पहला तो होना चाहिए। जब पहला होना चाहिए तो ये बी वाला ऑप्शन कट गया, सॉरी सी वाला, क्योंकि इसमें 2 से स्टार्ट है। तो इसका देखो, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। राज्य में जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है, वैसे ही अगर स्टेट की बात आती है तो विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इसका मतलब दूसरी बात गलत है, दूसरी बात गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। इन्हें विधान परिषद के में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये बात सही है। मतलब राज्यपाल जो है क्या करता है, विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। इसके बाद उनके पास न्यायिक शक्तियां नहीं है, ये बात भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्पना जिसके द्वारा संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, तो ये जो विधि बनेगी ये कब तक वैलिड रहेगी, यानी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाती है कि स्टेट में जो कानून बना है, राज्यसभा कहती है नहीं ये कानून नहीं, ये वाला कानून बनेगा, और संसद उसको कानून बना देती है, तो ऐसा कानून 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन, ओनली 1 ईयर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था, सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था, मतलब 3 नहीं है 1 है, तो डॉक्टर SR सेन जो थे ये सरकारिया आयोग के सदस्य थे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो अंतरराज्य परिषद गठन जो करेगा वो भारत का राष्ट्रपति करेगा, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, ठीक है, क्या क्वालिटी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जोनल काउंसिल, देखो यह एक संवैधानिक संस्था है, नहीं ये बात तो गलत है, और हमसे पूछा क्या है, क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन ये आ गया, ठीक है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसके अलावा जो पॉइंट है, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में की गई, ये बात सही है। हमसे पूछा क्या था, सही नहीं है वो। इसके बाद यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, ये बात भी सही है। यह एक परामर्शदायी संस्था है, ये भी, ये मतलब एक एडवाइजरी है, बॉडी है, तो पहला ऑप्शन गलत है, ये संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें है भारत, वही कथन और असर्शन और रीजन है। पहला पॉइंट, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ये बात सही है कि हर चीज का न्यायिक पुनरीक्षण नहीं होगा, ये सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं ली गई हैं, ये बात भी सही है, उधार की वस्तुएं ली गई हैं, लेकिन इसमें न्यायिक पुनरीक्षण का क्या संपर्क है, यानी कुछ वस्तुएं उधार ली गई हैं और उसके बाद न्यायिक पुनरीक्षण एक दूसरे से मैच नहीं करें, बातें दोनों सही हैं, लेकिन इनका जो कथन का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए था रीजन को, उसने नहीं किया, तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। दोनों बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, चुनाव की घोषणा होते ही है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, कथन है। इसके बाद असर्शन क्या है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। देखो ये ना तो संसद द्वारा बनाई गई है
ना, कोई अधिनियम नहीं है। ये अपनी जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय कह रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं और नेशनल पार्टियां हैं, ये दोनों आपस में सब बैठ के सलाह मशवरा करके ये बनाया गया है कि हमको ये मानना है। तो ये संसद द्वारा नहीं बनाया गया। तो ऑप्शन, कथन तो सही है लेकिन असर्शन जो है, रीजन जो है वो गलत है, असर्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, कि पहला कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, एक तरफ लिस्ट दी जा रही है, एक तरफ दूसरी लिस्ट दी जा रही है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो आपको मैच कराना है ये कब हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, तो ये याद रखना, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तो बी का चौथा आना चाहिए। अब बी का चौथा दो में है, एक बी में है और एक सी में है, तो ये ए और डी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, ये 61वां संविधान संशोधन था, है ना, जवाहर वो क्या नाम था, राजीव गांधी जी ने किया था। तो ये हो जाएगा सी से 1, मतलब सी का पहला दोनों में ठीक है। इसके बाद उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, यानी जो प्रस्तावना थी उसमें पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया 1942 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। तो ये इसका सेकंड आना चाहिए, डी का सेकंड आना चाहिए। तो डी का सेकंड किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो पहले का क्या आ जाएगा, न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लो, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। देखो, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप तीसरी में है, ये बात सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी इसी में, ये बात भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ, ये भारत के राष्ट्रपति का अलग ही है उनका आर्टिकल, इससे कोई मतलब नहीं, यानी तीसरा नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे फिर। ऑप्शन सी। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी सही है। तो राष्ट्रपति वाला हटा देते तो आंसर मिल जाता हमको। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले नीति अनुमोदन प्रस्ताव, इसमें क्या है, पॉलिसी कट मोशन, इसमें क्या है, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है, तो नीतिगत हार हो जाती है, तो इसका मतलब ये बात सही है। मितव्ययता प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट मोशन, इसमें क्या है, बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है, ये बात भी सही है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं, ये बात भी सही है। लेखा अनुदान करना, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। लेखा अनुदान में होता है कि जिस समय के लिए पैसा नहीं है उस समय के लिए मांगना, तो ये पूरे वर्ष के लिए नहीं होता। हमारा यही बात गलत है, ऑप्शन डी। ठीक, ये क्वेश्चन 2017 के हो गए पॉलिटी सेक्शन से। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, देखिए, गुड मॉर्निंग। ये जो सीरीज हम लोग चल रही थी यूपी पीसीएस, जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो हम लोग करा रहे थे। 2023 से स्टार्ट किए थे, 2022, 2021, 20, 19, 18, 17, अब 16 की बात आ गई। अब जो स्टार्ट होगा वो 16 वाला स्टार्ट होगा। ठीक है, जो 2016 में पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं वही होंगे यहाँ पे। तो एक आइडिया लगता जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन जो होते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लो, एक मिनट, ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कह रहा है, एक तरफ आपको एक लिस्ट दी गई है, दूसरी तरफ दूसरी लिस्ट दी गई है। ठीक, एक तरफ एक लिस्ट है, दूसरी तरफ दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट में बताया गया है जो संविधान के क्या हुआ है, और दूसरी लिस्ट में है कि कौन सा आर्टिकल है। यानी पहली लिस्ट में हमको बताया जा रहा है कि किस आर्टिकल का, दूसरी लिस्ट में बताया जा रहा है कौन सा आर्टिकल है, और पहली लिस्ट में बताया जा रहा है
कि उस आर्टिकल के अंदर क्या है। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा ए क्या है, संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन जो हम करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आर्टिकल 368 के तहत। 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, साधारण, सिंपल मेजोरिटी और विशेष। साधारण को सिंपल बोल देंगे, फिर उसके बाद 1/3 वाला, 2/3 वाला, और फिर उसके बाद 50% ऑफ स्टेट एंड 2/3, 3 प्रकार के हो गए। ठीक, इसके बाद वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात की गई है किसमें, वित्त आयोग अगर होगा तो बताया गया है 280 में, आर्टिकल 280 में। फिर उसके बाद वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो ये किसमें है, 360 में। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं के लिए किसमें है, 312 में। ठीक, तो हमें क्या याद रखना है कि 368 आर्टिकल जो है, 368 आर्टिकल में संवैधानिक संशोधन की बात की गई है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ठीक, और वित्त आयोग की बात की गई है 280 में। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो है ऑल इंडियन सर्विस, यूपीएससी जैसे होता है ना, इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है, 312 में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करना चाहिए, पहले का 4 केवल 1 में है, और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी सब मैच हमने करा दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे की कल्पना किस केस में की थी, मेन ये पूछना चाहता है। तो ये हमें याद होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था केशवानंद भारती वाद, जो 1973 में हुआ था, उसमें आया था। ठीक, इससे पहले जो वाद हुए थे इनसे बेस बनता गया था, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था वो केशवानंद भारती वाद, जो केरल राज्य के खिलाफ उनका मुकदमा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, एक तरफ कथन है, फिर उसके बाद उसका कारण दिया जा रहा है, यानी असर्शन और रीजन है। तो इसमें क्या है, संविधान के अनुच्छेद, कथन में कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा, ये बात सही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 32 आर्टिकल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। इसके बाद इसका कारण क्या है, अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास आर्टिकल 32 है ये हमको पावर देता है, अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो हम सीधे आर्टिकल 32 के तहत ना तो जिला कोर्ट जाएंगे ना ही हाई कोर्ट जाएंगे, सीधे कहाँ पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। वही अगर हमको हाई कोर्ट पहुंचना है तो उसके लिए 226। तो इस वजह से ये बात जो है, कथन और कारण एक दूसरे की बात को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं और दोनों बातें सही भी हैं। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। देखो, जो पहले हमारे पास शंकरी प्रसाद का मामला आया था 1951 में, फिर उसके बाद सज्जन सिंह का मामला आया 1965 में। इन दोनों प्रावधानों में क्या हुआ था, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया था। ठीक है, फिर गोलकनाथ का मामला आया था तो उसमें बोला गया था मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं होगा। लेकिन जब शंकरी वो क्या कहते हैं केशवानंद भारती का केस आया तो उसमें बोला गया कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि संसद के पास पावर है कि अगर वो संशोधन करना चाहती है तो कर सकती है। तो ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संसद क्यों बोला गया है, संसद में आता है राष्ट्रपति भी आता है, लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। वहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सब अलग अलग हैं, केवल संसद में तीनों इंक्लूड है, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। यानी जो विदेश नीति होगी ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है DPSP के अंतर्गत, भाग 4 आर्टिकल 51। याद रखना, विदेश नीति के लिए जो भी प्रावधान आता है वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लो, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यानी अगर कोई भी प्रावधान, कोई भी बिल, ठीक, बिल के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर धन विधेयक, अगर कोई धन विधेयक के सिवा कोई और विधेयक है तो दोनों जगह से पास होना चाहिए। लेकिन धन विधेयक में जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, इसको ज़्यादा पावर दी गई है। अगर इसने बिल पास कर दिया तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अपना अंतर 14 दिन के अंतर सॉरी 14 दिन के अंदर उसको अपना बताना होता है कि हमने पास किया कि नहीं। अगर वो 14 डेज में नहीं बताता तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया। तो केवल 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। मतलब ये कह रहा है कि राज्यसभा के पास एक पावर होती है जिसका नाम है आर्टिकल 249। उस आर्टिकल के तहत अगर राज्यसभा क्या करती है, किसी ये मान लो यूपी है, यूपी के लिए कहती है कि यूपी में जो कानून बना रही है विधानसभा, उसको ना बनाकर हम जो बता रहे हैं आप संसद बनाइए। मतलब राज्यसभा ने अगर पहल कर दी आर्टिकल 249 के तहत कि इस स्टेट के लिए, यूपी के लिए ये कानून बनाना है संसद को, तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद के लिए कानून बना देंगी सॉरी स्टेट के लिए कानून बना देंगी। लेकिन ये जो कानून बन के तैयार हुआ है, ये कानून 1 साल से ज़्यादा नहीं वैलिड होगा, तो 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 249 के तहत जो भी कानून बना है वो मैक्सिमम 1 साल के लिए बन पाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। सरकारीय आयोग किसके लिए बनाया गया था, किसकी समीक्षा करने हेतु, केंद्र और स्टेट के बीच क्या संबंध है इसको अच्छा करने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो उठापटक चल रही थी उसको दूर करने के लिए और सहयोग करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग है एक, वित्त आयोग क्या है, विधिक संस्था है नहीं, सांविधिक संस्था है नहीं, संवैधानिक संस्था है। क्या है, राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद, ये होता है कि हमारे पास संसद को स्पेशल पावर भी दी गई है, ठीक। अब कोई 2 देश के बीच समझौता होता है, ठीक, तो समझौते को अच्छा बनाने के लिए तो आर्टिकल हमारा पास 51 है। लेकिन अगर कानून बनाना चाहता है स्टेट, संसद कानून बनाना चाहती है कि इन दोनों देशों के बीच समझौता अच्छा तरीके से हो जाए, तो स्टेट को पावर नहीं दी जाती कि स्टेट बनाए। लेकिन स्टेट बनाना अगर संसद परमिशन देता है तो बना सकती है, लेकिन अगर संसद नहीं देती परमिशन तो संसद जो है बनाएगी। संसद बनाएगी तो उसके लिए जो आर्टिकल होगा, आर्टिकल 253 आर्टिकल है, जिसके तहत जो अगर अंतरराष्ट्रीय समझौता हो रहा है तो राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट की जो भी विषय है उस पर संसद कानून बना देगी, ठीक। इसके लिए कोई लिमिट नहीं कि कितने दिन तक चलेगा, चलता रहेगा ये, वो कानून मान होगा उन दोनों देशों के बीच और स्टेट को भी मानना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। मतलब अगर कोई नया स्टेट बनाना चाहती है संसद बनाना चाहती है, संसद के पास ही पावर है, तो उसके लिए जो मेजॉरिटी चाहिए, मतलब वो कितना मेंबर होना चाहिए, यानी वो 368 के तहत अगर संविधान संशोधन करना चाहती है तो उसके लिए क्या चाहिए, ये सब है। मतलब भारत में एक नया राज्य अगर सृजित करना चाहती है संसद तो उसके लिए केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, केवल सिंपल मेजॉरिटी, यानी संसद में साधारण बहुमत अगर है तो वो स्टेट बना देगी, ठीक। ना तो राज्य के पास पावर है ना ही किसी के पास, केवल अगर संसद ने तय लिया तो उसको जितने मेंबर हैं उसमें से 50% से जो प्रेजेंट है साधारण बहुमत पास कराएगी और पास हो जाएगा।
तो साधारण संसद में साधारण बहुमत द्वारा, अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 2016 के हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है? यानी प्रसाद पर का मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक उसके ऊपर हाथ धरे तो वो बना हुआ है उस पद पे, अगर राष्ट्रपति कहता है तुम हटो यहाँ से तो हटा सकते हैं, ठीक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नहीं, इसके साथ इसको तो एक पावर दी गई अलग से, आर्टिकल 148 के तहत, यानी अनुच्छेद 148 के तहत ये संवैधानिक पद है, तो इसके लिए तो नहीं है, ठीक है। मतलब इसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, इसको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटेंगे वैसे ही हटेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको भी नहीं हटा सकते। लोकसभा अध्यक्ष, इनको भी नहीं हटा सकते। लेकिन महान्यायवादी, इसके लिए आर्टिकल 76 है, लेकिन ये राष्ट्रपति के ही आशीर्वाद से बना रहता है, अगर उसका आशीर्वाद छीन लिया जाए तो हट जाते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि ये वकील होता है सरकार का, तो सरकार नहीं रही तो बात ही खत्म हो गई उनकी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें है किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, मतलब किसके पास इसकी पावर है? तो ये पावर हमारे राष्ट्रपति को दी गई है। क्या है? किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगला क्वेश्चन देख लो, एक तरफ संस्थान दी जा रही है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसको मेल कराना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके लिए आर्टिकल हमने कितना बताया? 148। तो 148 यानी पहले का तीसरा आना चाहिए। पहले का तीसरा किसमें है? 2 में है, तो 2 में है, 2 कट जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल है? 280। तो पहले का तीसरा और दूसरे का बी, तो ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा, ठीक। प्रशासनिक प्राधिकरण या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके लिए जो आर्टिकल है कितना है? 323 ए। फिर उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 315। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान में, वो आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बबाद उपबंध करने को अधिकृत है? बबाद मतलब शब्द लिख दिया है, ये कहना चाहता है कि किसके पास पावर है जो पंचायत को बना सकती है, ठीक है। Who among the following is authorized to make provision with respect to the composition of पंचायत? सिंपल सी बात है कि कौन बना सकता है पंचायत, तो ये केवल पावर राज्य विधानमंडल के पास है। किसके पास है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में क्या आता है? विधानसभा आती है, विधान परिषद आता है और राज्यपाल। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? यानी पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा भाग है? देखो भाग कौन सा है? भाग 9 है, ठीक है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल कितना है? 243 ए से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसके लिए अनुसूची कौन जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। इसके बाद बात आती है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था इसलिए अपनाई गई थी कि लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण का मतलब है कि ऊपर सेंट्रल होगा, नीचे स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसके नीचे पंचायती राज व्यवस्था होगी, तो ये एक सेंट्रल बनता चला जाएगा कि पूरी तरीके से प्रसार होता चला जाए। तो क्या लिखना है? डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, नीचे तक पावर को पहुंचाया जाए, डेमोक्रेसी को समझाया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? मतलब किसने पंचायती राज व्यवस्था के, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज, शिल्पी कौन सा है? तो ये थे बी आर मेहता। बी आर मेहता क्यों थे? क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे?
राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो देखो क्या क्या आता है पंचायती राज व्यवस्था में, जिला में। ठीक, विच एमंग द फॉलोइंग पंचायत आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान इन यूपी? नगर पंचायत का चुनाव होता है, ये बात सही है। ग्राम पंचायत का भी होता है, ये बात भी सही है। क्षेत्र पंचायत का भी प्रावधान है, ये भी सही है। यानी ये तीनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? डी। लास्ट क्वेश्चन है 2016 का। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकृत संख्या हो सकती है। यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से? 243 ZJ के तहत इसमें मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं कितने? 21। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी। समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और सपोर्ट भी करना है, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ काम होता नहीं है। आप सपोर्ट करिए, हम अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। PCS 2015 का क्वेश्चन आ गया। ठीक, जैसे पहला पेपर जो 2015 में हुआ था वो कैंसिल हो गया था, इसके बाद फिर पेपर हुआ था, कैंसिल हुआ, लेकिन क्वेश्चन तो आएंगे काम ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? लॉर्ड रिपन। अगर ऑप्शन में लॉर्ड लिटन दिया होता तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन दिया ही नहीं। लॉर्ड रिपन ने ही भारत में शुरुआत की थी ग्राम प्रधान के जो चुनाव ना होते हैं, यानी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब स्थानीय शासन में आता है, जो इस समय हमारा आर्टिकल 40 में है। तो ऑप्शन डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जो उद्देशिका है का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका मतलब जो प्रियम्बल है या फिर प्रस्तावना है, इसको USA के संविधान से लिया गया है, यानी वहां से विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? यानी जो 1951 में पहला संविधान संशोधन करके नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिससे भूमि सुधार किया जा सके, तो उसका क्या क्या कारण है, वो कौन सा भाग नहीं है जो उसके लिए काम था? जमींदारी प्रथा, सही बात है, जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। फिर उसके बाद भूमि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, जब जमीन बहुत थी तो उनकी जो सीमा थी, लिमिट थी, कितनी भी भूमि को ये रख सकते थे, लेकिन उसमें लिमिट लगाई गई। काश्तकारी सुधार, ये बात सही है, लेकिन बहुफसली योजना, इसके लिए कोई उद्देश्य नहीं था नवीं अनुसूची बनाने का। ठीक है, बहुउद्देशीय योजना के लिए कोई प्लान नहीं था ऐसा। मल्टी क्रॉपिंग स्कीम, ऐसा कोई दिमाग में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, देखो सूचना का अधिकार जो है ये एक संवैधानिक अधिकार है। सबसे पहले ये वैधानिक भी था, लेकिन अब संवैधानिक हो गया है। तो ऑप्शन दोनों मान सकते हो, लेकिन उस समय करण के हिसाब से ये वैधानिक था, विधिक अधिकार था, लेकिन अब संवैधानिक भी है। इसके बाद भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 40, जो कि DPSP के अंतर्गत आता है, भाग 4 है, राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। यानी किस लिए परामर्श देता है? तो हमने बताया ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में आर्टिकल 40 DPSP के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल जो यूज किया जाता है 352 के तहत क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है जब कोई दूसरा देश किसी देश में अटैक कर दे या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, इस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है तो एक आर्टिकल है 358 ये कहता है जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है देश में, तो हमारे पास जो अनुच्छेद 19 है जिसके तहत हमको स्वतंत्रता मिली है स्पीच की, इसके सारे पार्ट खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन
एक आर्टिकल है 359, इसमें क्या होता है, इसके तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया जाए, 20 और 21 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी आर्टिकल हैं, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 नहीं खत्म होगा। ये कौन खत्म कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन क्या है? 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही नहीं है, सही है? भारत में कैसी नागरिकता है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये तो अमेरिका की बात है। राज्य की एकल नागरिकता, ये भी नहीं है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी कोई भी भारतवासी है उसकी एक ही नागरिकता मानी जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, एक तरफ आपको प्रोविजन दिया जा रहा है, प्रावधान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ संविधान के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल है? विधि के सम्मुख समानता, जिसको इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमारा कहता है आर्टिकल 14 यानी 14 है, यानी पहले का 3 होना चाहिए। पहले का 3 किसमें ये देखो, पहले का 3 केवल एक ही में, तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। ठीक, बाकी और मिला लेते हैं। कार्य करने का अधिकार कौन से अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 41 के तहत। इसके बाद कार्य करने के सही मानवीय स्थिति जो है, ये हमारा आर्टिकल 42 में आएगा। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है आर्टिकल 45। ये सारे के सारे डीपीएसपी में है, केवल आर्टिकल 14 जो है ये मेरा कौन सा है, 14 जो है ये मौलिक अधिकार में आता है। तो ये हमारे ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, संसद के सदस्य की निहारता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? यानी कोई सांसद है, उसकी सदस्यता रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर उसके ऊपर कोई कलंक लगता है तो ये विचार राष्ट्रपति करेगा भारत के निर्वाचन आयोग से। याद रखना, भारत का निर्वाचन आयोग, दिमाग में रहता है कि मुख्य न्यायाधीशों का, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सांसद के लिए है, बाकी और कोई काम होता है तो वो परामर्श किससे कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश से। लेकिन सांसद की सदस्यता के लिए, मेंबरशिप के लिए वो किससे करेगा? निर्वाचन आयोग से। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? राज्य वित्त आयोग के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, यह एक अनौपचारिक संस्था है या एक संवैधानिक संस्था है? यही सही है। राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्वेश्चन अगला है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये बात सही है। आर्टिकल 360 के तहत संसद जो है किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है। जैसे केशवानंद भारती का जो मामला था 1973 में, इसमें भी स्पष्ट किया था कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो। तो इसका मतलब ये बात सही है, ठीक है। इसके अलावा संसद के लिए इसका जो कारण है, क्या बताया जा रहा है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। यानी जो संसद है वो भारत की जनता द्वारा, ये बात सही है, जो सांसद चुने जाते हैं ये भारत की जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। देखो, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है यानी सबसे बड़ा है, ये बात तो सही है। ठीक, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये बात भी सही है। देखो, सबसे लंबा है, ये बात तो सही है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी बात सही है। लेकिन इन दोनों बातों में एक दूसरे पे कोई रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश हो पा रही है, बता नहीं सकते ना। तो ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए कंफर्म नहीं है, तो इस एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हो पा रहा है, स्पष्टीकरण। अगला है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है? यानी किसी भी स्टेट में जो राष्ट्रपति गवर्नर को नियुक्त करता है वो किस आर्टिकल के तहत नियुक्ति करता है? अपॉइंटमेंट जो होता है उसका आर्टिकल 155 यानी 155 155
तो ये हमारा आता है अपॉइंटमेंट किसका, गवर्नर का, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है। संघ राज से संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये है सरकारिया आयोग यानी केंद्र और स्टेट के बीच जो संबंध के लिए सबसे अच्छा तो यही था, इसी को बनाया गया। राजमन्नार समिति, ये भी बात सही है। पुंछी आयोग, ये भी बनाया गया। लेकिन जो इंद्रजीत गुप्ता समिति थी, ये चुनाव सुधार की संबंधित थी, तो इसका मतलब ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित थी। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाए, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो ये महाअधिवक्ता नहीं, महाअधिवक्ता तो स्टेट के लिए होता है, ये नहीं। महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, उसके पास होता है। तो ऑप्शन डी, ये संसद की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। इसके बाद भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है संबंधित है। देखो 11वीं अनुसूची जो है ये 1973 में जोड़ी गई थी। 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी। ठीक है, ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कितने विषय रखे गए थे, 29। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। देखो पंचायतों को कितना पैसा दिया जाएगा, इसका जो निर्वाचन आयोग होगा उसके अध्यक्ष को जो नियुक्त करेगा वो संबंधित राज्य का राज्यपाल। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से राष्ट्रपति करता है, वैसे ही स्टेट में जो जिस स्टेट का है उसका जो राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, वो करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये किस आर्टिकल में जोड़ी गई हैं, आर्टिकल 51A में। यानी आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ये ड्यूटीज जोड़ी गई हैं। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां, किस साल जोड़ा गया, 1976 में। अगला क्वेश्चन देख लो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना था। उन बच्चों के अधिकार के निहित हैं जो, मतलब इसमें कौन से बच्चे शामिल हैं, तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे थे उनको शामिल करने का उद्देश्य था, एलिमेंट्री लेवल के। अगला क्वेश्चन है, वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये याद रखना, वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल जो है हमारा 123 यानी 123 जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर देता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो लाया जाता है ना, ये उसी के तहत लाया जाता है, आर्टिकल 123। अब जो है ये तो हमारे क्वेश्चन जो थे जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें पेपर जो लीक हो गया था उसका। अब फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम हुआ था, री एग्जाम, उसके क्वेश्चन है, ये भी 2015 के ही हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो इसमें, भारत में लिखित संविधान है, कथन और असर्शन का और रीजन का क्वेश्चन है, कथन और कारण का। पहला क्वेश्चन है, भारत में लिखित संविधान है, ये बात सही है, भारत का संविधान जो है लिखित है। आर पर देखो रीजन क्या है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। यानी लिखित संविधान है और शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है, ये बात भी सही है। लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे को कहीं से मैच नहीं करती, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना।
ये बात। दूसरा, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परीक्षण करना, यानी देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये शामिल है किसमें, मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में है। इसके बाद हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये बात भी है, मौलिक कर्तव्य है हमारा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, ये बात भी सही है। लेकिन पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है आर्टिकल हमारा 40 देता है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, तो यही बात गलत है। इसने पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। यानी कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल हमारे पास 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनके, ये जो 5 आर्टिकल हैं ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, यानी जो इंडियन नागरिक है उसी को प्राप्त है, जबकि विदेशियों, जो विदेश में हैं, जो विदेशी हैं उनके लिए नहीं है, फॉरेनर के लिए नहीं है। तो हमारे पास क्या दिया है, विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 के तहत आता है, तो ये सबको लिए है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 के तहत आता है, तो इसका मतलब ये केवल भारतीयों को है, यही ऑप्शन है हमारा। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, ये 20 के तहत है। धर्मांतरण की स्वतंत्रता, ये भी हमारा इसको सबके लिए है। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, ये आर्टिकल 19 के तहत है, जो कि भारतीयों को प्राप्त है केवल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बनाना, संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है। यानी जैसे संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं। पहली है यूनियन में 100 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट किया गया है कि आप कानून बनाएंगे, ठीक है। लोकसभा बनाएगी, या लोकसभा कहते हैं, या फिर संसद, ठीक, पार्लियामेंट। फिर इसके बाद स्टेट की बात आती है। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 61 के करीब हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को पावर दी गई है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, जो है कॉन्करेंट लिस्ट में 57 के करीब सब्जेक्ट हैं। इसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है, तो इसमें क्या है, दोनों को पावर है। लेकिन इसके अलावा 248 आर्टिकल जो है 248, इसमें रेजिडुअल पावर की बात की गई, अवशिष्ट शक्तियां, जिसके लिए संसद को अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी संसद के पास पावर है कि वो जो विषय नहीं दिए गए हैं किसी भी सूची में, उस पर कानून बनाएगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, यानी संघीय लक्षण नहीं है भारत के संविधान का। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये है संघीय लक्षण में। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी है संघीय लक्षण में। लेकिन जो इकहरी नागरिकता है, ये इसका संबंध कहीं से नहीं है कि ये जो है संघीय लक्षण में आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेडरल फीचर का जो गुण नहीं है वो एकल नागरिकता नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पूछा गया है कौन नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई। देखो ये पुराना क्वेश्चन है, जब उस समय लोकपाल आयोग बन रहा था, तो इसके लिए जो महाराष्ट्र सरकार है, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले लोकायुक्त की कार्यालय स्थापना की गई थी। अब इसका संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो याद रखना ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके पास है पूरी की पूरी पावर। ये वास्तविक नहीं है, लेकिन जो भी काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन्हीं के नाम पे होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल, हमने बताया संसद में लोअर हाउस होता है, अपर हाउस होता है और राष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति।
भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उस समय देखो ऐसा होता है कि राष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, और कोई काम राष्ट्रपति कार्यालय से कराना जरूरी है, ठीक है, और राष्ट्रपति किसको कहा जाएगा ये भी जरूरी है। तो ये याद रखना, अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं होते तो उस केस में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, वही हमारे राष्ट्रपति का काम करते हैं और वो राष्ट्रपति के तरीके ट्रीट किए जाते हैं, और उनके द्वारा जो काम किया जाएगा वो राष्ट्रपति का ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ऐसा नहीं है, मुख्य न्यायाधीश ही जरूरी नहीं है, हो सकता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी है तब भी हो सकता है। तो ये बात तो गलत हो गई। जब ये बात गलत होगी तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2020 में संशोधन कर दिया, 2019 में संशोधन करके इसकी जो लिमिट थी 5 वर्ष की कार्यकाल, उसको 3 वर्ष कर दिया गया है। तो अगर अब क्वेश्चन आता है तो दोनों गलत माने जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन चेंज करके ही आएगा। उस समय के हिसाब से ऑप्शन डी था। अब यहाँ पे देख लो, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक और वह उसका प्रयोग करेगा। यानी ऐसी कंडीशन आती है कि मान लेते हैं 100 लोग हैं, 100 लोगों में एक को 50 मिल गए, दूसरे को भी 50 मिल गए। अब ये दोनों बराबर हो गए मत। अब यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, अपना मत दे सकते हैं, लेकिन पहली बार में नहीं, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब। अगर एक को 51 मिल गए, दूसरे को 49 मिल गए, तब तो कोई बात ही नहीं, पास हो गया। लेकिन 50-50 के केस में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। तो इसके लिए 100 माना था, तो 100 ही आर्टिकल मान लेते हैं, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, ठीक है। 108 के अंतर्गत देखो, आहूत करने का मतलब है कि बैठक को बुलाना, याद रखना। जो बैठक बुलाई जा रही है उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का स्पीकर करेगा, लेकिन आहूत करने का मतलब है बुलाना। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति बुलाता है और जो अध्यक्षता करती है, मतलब किया जाता है जिसके द्वारा, जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, लोकसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया था। देखो ये प्रावधान किया गया था, ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब ये नहीं कि अब पहले था कि 2 लोगों को लोकसभा में चुना जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, ये कौन सा निम्नलिखित किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना की संकल्पना सिद्ध हुई थी? यानी बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात स्टार्ट हुई थी, तो याद रखना हमने बताया था 1973 का जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था उसके तहत किया गया था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। इसके बाद संसद में शून्य काल का समय माना जाता है, 0 आवर्स माना जाता है। 12 बजे के बाद हमारी घड़ी 0-0 हो जाती है, तो 12 से लेके 1 बजे तक का जो दोपहर का टाइम होता है उसको 0 आवर्स माना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो याद रखना, कौन सी रिट जारी कर सकता है? बंदी को प्रत्यक्षीकरण, यानी जो जिसको आपने व्यक्ति पकड़ा है उसको सामने लाएं, तो इसको कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। कभी इंग्लिश में लिख के दे देता है ना सीधे। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है, मान लेते हैं, और ये बात सही भी है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है। देखो ये तो बात सही है कि संवैधानिक प्राधिकरण है, लेकिन निर्वाचन आयोग से उसका निरीक्षण करे इतनी ताकत नहीं इसके पास, ठीक है, ये गलत बात है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। भारत के राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? महाअभियोग का मतलब है इम्पीचमेंट। जो इम्पीचमेंट भारत के राष्ट्रपति को किया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत किया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता? यानी जब भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन से सदस्य इसमें शामिल नहीं होते? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल शामिल होते हैं। निर्वाचित लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मनोनीत होते हैं, अब तो होते ही नहीं, जो होंगे वो नहीं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब है कि जो 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं उनको छोड़ के, निर्वाचित मतलब निर्वाचित। इसके बाद राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्यों की विधान परिषद में निर्वाचित, ये लोग नहीं, समझ गए? जो विधान परिषद है उसके सदस्य नहीं शामिल होते किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% सीमित कर दी गई? यानी पहले था कि कोई भी मंत्री बन जाता था और लालच में किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और मंत्री बनाते गए, कोई लिमिट नहीं थी। तो 91वां संविधान संशोधन करके इस बात को रोका गया 2003 में कि एक लिमिट रखी गई कि 15% लोग जो है इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ये तो लोकसभा के लिए थी, लेकिन वही बात की स्टेट के लिए, तो उन्होंने बताया कि 12% से ज़्यादा नहीं हो सकते, समझ गए? स्टेट के लिए 12% और लोकसभा के लिए 15%। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रिपीट नहीं हुआ है, अलग है। ये बात सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता। देखो, राज्य वित्त आयोग संघीय व संवैधानिक निकाय, ये बात सही है, लेकिन अगर संघीय वित्त आयोग कहता है कि जो पंचायती राज है उनको पैसा दिया जाए तो ये दे सकता है, तो इसमें जो अनुशंसा कर सकता है, ये बात गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका ऑप्शन भी सी आएगा। सी तो सही है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए 2014 के जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे यूपी पीसीएस में, अब उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये 2014 में पूछा गया था। ठीक, तो क्या है? संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे, BN राव। ठीक है, ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये कौन थे? ये थे अध्यक्ष थे, वो भी अस्थायी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? यानी ये दिए जा रहे हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य पूछे जा रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये याद रखना। सरदार वल्लभ पटेल भी नहीं थे, ये भी याद रखना। अब देखते हैं ऑप्शन में काम बन जाएगा मेरा। तो यानी 1, 2 और 4 नहीं होना चाहिए, 2 और 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो N गोपाल स्वामी थे ये सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी सदस्य थे। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक, ये 2014 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक, दो योजना आयोग था, उसको चेंज कर दिया गया और बनाया गया, क्या बनाया गया? नीति आयोग। तो योजना आयोग सलाहकारी संस्था थी, संवैधानिक संस्था नहीं थी, तो ये गलत हो गया। बात आती है वित्त आयोग, तो इसके विषय में आर्टिकल 280 बताया गया है। बात आती है लोक सेवा आयोग, तो इसके लिए 308 से लेके 315 तक आर्टिकल दिए गए हैं, तो ये भी संवैधानिक है। इसके बाद चुनाव आयोग के लिए जो आर्टिकल हमारे पास है 324, इसमें बताया गया है। इसका मतलब योजना आयोग जो था ये संवैधानिक संस्था नहीं थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? यानी देखा जाए तो 2023 से हम पीछे चले आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आर्टिकल 40 का एक नए क्वेश्चन आया है, यानी ग्राम पंचायत के लिए एक क्वेश्चन फिक्स है। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 40। ये किसके अंतर्गत आता है? DPSP। भाग कौन सा है? भाग जो है हमारे पास 4। आर्टिकल कौन सा है? 40 है। ठीक है,
डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का मतलब है इम्पीचमेंट अगर लगाते हैं, चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। यानी अगर भारत के राष्ट्रपति पर आप इम्पीचमेंट लागू करना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रपति को कम से कम 2 हफ्ते यानी 14 दिन का समय देना होगा। 14 दिन पहले ही उसको जानकारी देनी होगी कि आपके ऊपर हम महाभियोग लाने जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। ठीक है, लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं, 22 होते हैं। 22 सदस्य में से 15 सदस्य होते हैं किसके, लोकसभा के, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो जो विपक्ष में पार्टी है कोई भी, उसका कोई एक सदस्य हो सकता है, लेकिन ये इसका नाम कौन देगा, लोकसभा का अध्यक्ष, यानी मनोनीत करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। राज्यसभा आपको दी जा रही है, उसको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा पॉइंट सही है कौन सा सही नहीं है, बताने हैं सही वाले। पहला, यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल बात सही है, ये भंग कभी नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती, क्योंकि ये 6 साल के लिए इसमें जो काम करते हैं 6 साल के लिए करते हैं, लेकिन हर दूसरे साल 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं और नए आ जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी बात गलत है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है एक सदस्य का। 6 साल बाद भंग नहीं होगी, बल्कि इसके सदस्य जो होते हैं उनके लिए जो वहां पे सांसद बन के गए हैं वो 6 साल तक रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये बात सही है। 2 वर्ष बाद जो इसके सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, यानी जो 6 साल से रह रहे हैं 6 साल होने के बाद क्या होता है, 2 साल में हटाए, उसके बाद 2 साल में दूसरे लाए जाते हैं। 6 साल तक रहेंगे, लेकिन हर 2 साल में इसके सदस्य चेंज होते रहते हैं, किसी न किसी की सदस्यता खत्म होती रहती है। तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये बात सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिए, नहीं, ये लोकसभा के लिए कंडीशन है, जबकि इसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 साल का आदमी होना चाहिए, जो भी मेंबर चुना जाएगा, आदमी हो या फीमेल कोई भी हो सदस्य। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब चौथा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 साल है, ये 5 साल है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता, तो ये भी खत्म। ऑप्शन हमारा सी हो गया। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लो, भारत की संसद में है, हमने बताया कि भारत की संसद, संसद का मतलब है इसमें भारत के राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, यानी तीनों लोग होंगे, राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, यानी ये तीनों लोग मिलके क्या बनाते हैं, भारत की संसद। तो ऑप्शन में उपराष्ट्रपति का कहीं नामो निशान नहीं है, यानी ये नहीं होना चाहिए, तो बस चौथा हटा देंगे, बाकी 3 सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पहले था, अब ये भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, पहले था 2 लोगों को चुन लेते थे, अब इसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से डी है, अगर आता है कि समाप्त कर दिया गया है तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखो, साधारण विधेयक के केस में, सिंपल विधेयक के केस में, ठीक है, क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन कंडीशन ये है जब संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है तो बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जो इसकी बैठक होगी उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वही करेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो देता है किसको देगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, ये जो पत्र देगा किसको देगा,
ये याद रखना, मुख्य न्यायाधीश को नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होता है, और ये भारत के राष्ट्रपति को अपना पद देता है कि हम अपनी सेवा से समाप्ति चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ? तो ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए इंदिरा साहनी नहीं, शंकरी प्रसाद नहीं, रूलर शाह ये भी नहीं, उपयुक्त में कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? देखो, इंग्लैंड जब ब्रिटेन का शासन था उस समय दोनों हैं। ब्रिटिश शासन में 1773 में इलाहाबाद में एक कोर्ट बनाई गई थी, ठीक है। और जब भारतीय संघ की बात आती है तो ये 1935 के अधिनियम में था, तो यानी उपयुक्त में कोई नहीं, डी ऑप्शन 1935। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। जो निर्वाचन आयुक्त है उसको कौन हटा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राष्ट्रपति उसके परामर्श पर उसको हटा सकता है, ऑप्शन सी। अब सुनो, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि क्या कंडीशन है? यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में जो चुनाव हुआ है उसमें 8% वोट पाया जाता है तो वो क्या है, बन जाएगा क्षेत्रीय दल, ऑप्शन सी। इसके बाद भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही क्रम की पहचान कीजिए, यानी बनने की सही क्रम। सबसे पहले कौन बना, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। देखो, जब बात आती है आंध्र प्रदेश, तो क्या हुआ था, फजल अली आयोग बना था 1953 में, उसके तहत बना। क्यों बना था? क्योंकि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी था, और एक आंध्र प्रदेश के नेता थे, वो अनशन पे बैठ गए थे। लगभग 50 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, आंदोलन तेज हो जाता है। इसकी वजह से फजल अली आयोग बना। इससे पहले भी 3 आयोग बन गए थे 1948 में, लेकिन तीनों ने भाषा के आधार पर राज्य को बनने के लिए स्वीकार नहीं किया था। लेकिन फजल अली आयोग बना, इसने कहा ठीक है आप भाषा के आधार पर बनाएंगे, लेकिन एक बेस भाषा ही नहीं रहेगी जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे। वहाँ का प्रशासनिक, राजनीतिक और कल्चर को भी देखना होगा। इसका मतलब 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, पहला राज्य बना। इसके बाद हरियाणा का नंबर आया, 1966 में बना। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में बन गया, और सिक्किम 1975 में बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1324 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ये 2014 का। इसमें क्या है देख लो, इसमें है निम्नलिखित में से कौन एक समिति पंचायती राज संसद से संबंधित नहीं है? ये याद रखना, LM सिंघवी 1988 में बनी, अशोक मेहता 1977 में बनी, और बलवंत राय मेहता समिति 1957 बनी। यानी ये तीनों समितियां जो है BCD, ये हमारे किसके हैं, पंचायती राज से संबंधित है। जबकि PVN राव समिति जो बनी थी, ये जब 1951 में क्राइसिस आ गया था फाइनेंशियल, उसके लिए बनी थी। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा कि ये समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और सपोर्ट भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब जो क्वेश्चन हम लोगों के 2013 के हैं यूपी PCS, ये सारे क्वेश्चन हम पॉलिटी सेक्शन से कराएंगे। इसके बाद अगला कोई टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। तो एक एक करके सब कराते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई? सोपानों का मतलब होता है स्टेप, यानी सबसे पहले होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद होगा स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, फिर इसके बाद नीचे जो होगा वो पंचायती व्यवस्था होगी।
ठीक है। तो जो पंचायती की बात की गई है, जो पंचायत राज की बात की गई है, उसके लिए जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल होता है 243, और जो भाग है या पार्ट है वो कितना है, भाग 9। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 9 है, भाग 9। अगर शेड्यूल पूछता है तो शेड्यूल है 11। ठीक, तो ये क्वेश्चन सेम हो गया ये, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, भाग 9। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम, संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, यानी भारत के राष्ट्रपति ने कब उस पर साइन किया था। तो याद रखना, ये 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने इसकी अनुमति दे दी थी और ये लागू हो गया। तो कोई भी बिल हो, पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी से एक पास हो, लोअर हाउस या अपर हाउस, इसके बाद राष्ट्रपति, यानी अगर राष्ट्रपति उसमें साइन नहीं करता जब तक वो बिल नहीं माना जाएगा, पास नहीं माना जाएगा। मतलब ये 3 प्रोसेस हैं बिल बनने के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 जून से स्टार्ट भी हो गया सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके बाद पंचायत समिति के सदस्य थे, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन थे ये देखना है, ठीक है। देखो इसमें जो है मेन बात, तो पॉइंट पूछा गया है कौन सी सही है कौन सा गलत है। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये बात गलत है, मनोनीत नहीं किए जाते। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये बात भी गलत है। ये लोग जो हैं सीधे निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्या है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था, यानी चेयरमैन कौन थे, जिन्होंने कहा था कि सेंट्रलाइज किया जाए पावर को और गांव तक पहुंचाया जाए। तो इसकी जो समिति बनी थी वो ये, इसके जो अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता थे, ठीक है। इनकी सिफारिश पे ही 1957 में इनकी कमेटी बनी और उसके बाद 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था चालू की गई। ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार नहीं, इसका ऐसी बात नहीं है, ओरिजिन जहां पर कोई कांड हुआ वहां तक क्षेत्राधिकार ऐसा नहीं है। इसके बाद इसका अपीली क्षेत्राधिकार है, ये बात भी गलत है। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये बात भी गलत है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकार है, अपीली है और परामर्श, किसी भी प्रकार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। 1861 का अधिनियम लाया गया था, उसके तहत रखी गई थी। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। पहले, अब तो ये खत्म कर दिया गया है, यानी उस समय 331 के तहत था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो अगर अब करंट में आता है क्वेश्चन तो ये बताएंगे 0, मतलब समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है। तो हम बताएंगे ये आर्टिकल जो है 338 और 338 ए में है। इसके बाद 338 बी जोड़ा गया है, जो अलग से जोड़ा गया है, किसके लिए, जो ईडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक्स, जिनके फाइनेंशियल जो है सपोर्ट कम है, यानी जिनकी सालाना जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, ठीक है, उनके लिए जोड़ा गया। इसमें देख लो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो उस समय योजना आयोग था, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं था।
अब इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है, वो भी संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो ये काम दिया गया है राज्य वित्त आयोग को, दोनों के बीच जो फाइनेंशियल है वो किसको कितना दिया जाएगा ये बताता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से 1967 और 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन की सरकार कहाँ पर बनी, यानी सबसे ज़्यादा गठजोड़ की सरकार बनी थी। ठीक है, तो ये राज्य था बिहार, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गठजोड़ की सरकार बनी। आज भी वहाँ गठजोड़ से ही काम चलता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या, देखो वैसे प्रेजेंट टाइम पे 100 लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 108, क्योंकि जितने भी टोटल होते हैं उनका 1/3 लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ठीक है, विधान परिषद बन सकता है या फिर उसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? 169 के तहत विधानसभा की गठन किया जा सकता है या फिर समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? पहला देख लो, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये बात भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है, ये बात भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, नहीं ये बात गलत है। तो ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में निर्वाचन प्रणाली के रूप में सुनिश्चित किया गया है, यानी ये व्यवस्था क्यों अपनाई गई है? इसका रीजन ये है कि इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। ऑप्शन डी। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ये डीपीएसपी के अंतर्गत है, बात सही है। सारे आर्टिकल डीपीएसपी के ही हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये बात भी सही है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बात भी सही है। आर्टिकल 48 जो है ये जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये 48 में नहीं है बल्कि 50 में है, ये बात गलत है, यही हमारा सही है, जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये क्या है, जितने भी सदस्य होंगे उनका 1/3 महिलाएं होंगी। कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में जितना भी चुनाव होगा। इसके बाद निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? तो याद रखना, नागौर राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग, ये है। राज्य वित्त आयोग, ये भी है। जिला पंचायत, ये भी है। राज्य निर्वाचन अधिकारी कहाँ से हो जाएंगे संवैधानिक? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बात सुनो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, यानी वो कब तक अपने पद पर रह सकता है? मुख्य है चीफ इलेक्शन कमीशन। देखो ये कंडीशन ये है कि या तो 6 साल का हो जाए, 6 वर्ष उसका कार्यकाल हो जाए, या फिर 65 वर्ष की आयु हो जाए। जो भी पहले होगा वो उसका रिटायरमेंट होगा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 जज। अब क्या है अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार को
सॉरी मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यानी ये बात किस बात में कही थी कि यानी आपको जिस जैसा मूल अधिकार अच्छा लग रहा है वो आप अपने तरीके से अपनाएं और अपनी ज़िंदगी जिएं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने गोरखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य के विषय में 1967 में कही गई थी। इसमें बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसकी पावर ज़्यादा है डीपीएसपी की बिहाफ पे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का सृजन किया गया है। यानी ये प्रावधान है हमारे संविधान में ही, आर्टिकल है 148। इसका मतलब क्या है, संविधान द्वारा ही है इसका। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और ये बहुमत से पास हो जाता है तो उस कंडीशन में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है और दूसरी सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है। याद रखना धन विधेयक पुनः लोकसभा में ही स्थापित किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक द्वारा किसके द्वारा देखो आहूत की जाती है। शब्द लिखा है आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो याद रखना ये बैठक बुलाता है राष्ट्रपति और जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष। यहीं पे कंफ्यूजन होती है, आहूत का मतलब है बुलाने की बात हो रही है, आओ आहूत से। संविधान के अंतर्गत न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। समझ रहे, संविधान के अंतर्गत न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, ये भी भारत के राष्ट्रपति को ही है। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। यानी जब भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, तो कौन भाग लेता है। देखो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं मनोनीत हो या ऐसे ही, राज्यसभा के भी जितने सदस्य हैं मनोनीत हो या ना हो, मनोनीत हो या निर्वाचित हो, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद का कोई काम नहीं है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, मतलब राज्य विधानसभाओं में जब तक राज्यपाल अपनी संतुष्टि नहीं देता जब तक कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा ये तो है, ऊपर से राष्ट्रपति भी है, यानी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो याद रखना ये कमेटी बनी थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। शुरुआत में 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, फिर 2002 में एक और जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो याद रखना ये मामला था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान में जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन देख लो, राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। देखो राज्य सूची, संसद जो है कभी भी स्टेट लिस्ट के विषय में कानून तभी बना सकती है, उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। लेकिन इनमें जो कंडीशन दी गई है वो दिया गया है क्या, यदि राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब अपर हाउस, ऐसा संकल्प पारित करता है, पारित तो करेगा, ठीक है। राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से पारित करता है तो लोकसभा बना देगी। इसके लिए प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 249 पे। ये 12 के हो गए, अब 11 के देख लो। नवयुवक द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था। यानी ये 61वां जो हुआ था संविधान संशोधन, उसके तहत 21 वर्ष की जगह पे क्या कर दिया गया, 18 वर्ष। और ये काम हुआ था जब पहली बार पार्टिसिपेट किए थे 1889 में।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव की इजाजत है? यानी विधानसभा प्रस्ताव रखेगी कि विधान परिषद हमको चाहिए अपने स्टेट में, फिर उसके बाद साधारण बहुमत से लोकसभा बना सकती है। तो ऑप्शन क्या है? 169 के तहत ये प्रावधान है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखना, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ठीक। संसद का सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये बात भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये बात गलत है। अपर हाउस के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मनमोहन सिंह अपर हाउस से ही आए थे, इंदिरा गांधी भी अपर हाउस से ही बनी थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है लास्ट, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? यानी ये चार जो दिए गए इनमें कौन संसद का अधिवेशन जो है उसमें संबोधित कर सकता है, बात कर सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल कौन सा है? 76। तो इनको पावर है कि वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन अपना वोट नहीं देंगे। वोट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये निर्वाचित या मनोनीत नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब देखो 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए थे अलग अलग पार्ट में करा दिए। ये जो क्वेश्चन ये वाला पार्ट में 11 से लेके 2013 तक के क्वेश्चन कराया गया, ठीक है। अब इसके बाद मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होगी, उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है, यानी हिस्ट्री का। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।